लार्ज इंटेस्टाइन लास्ट टॉपिक हुआ था, उसके आगे क्या है बताओ तब ना पढ़ाएंगे, कुछ बताओगे नहीं तो पढ़ाएंगे क्या? बताइए तब शुरू करते हैं। उसके बाद है पाचन ग्रंथियां, ग्लैंड्स पढ़ाए थे क्या? नहीं ना। उसके बाद है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हिंदी में से कहते हैं पाचन ग्रंथियां। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या हिंदी में क्या कहेंगे? पाचन ग्रंथियां। देखो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या है, ग्लैंड्स जो होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। कुछ ग्लैंड जो होता है वो होता है कैसा, इसको लिखना नहीं है, इसे समझना है। कुछ ग्लैंड होता है उसको हम लोग कहते हैं इंडोक्राइन, और कुछ ग्लैंड होता है उसे क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन। तो ग्लैंड्स अगर आपसे पूछेगी कितने तरह का होता है तो क्या कहोगे? दो तरह का, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं इनका काम अगर पूछा जाए तो क्या कहोगे? क्या सेक्रीट करना? हार्मोन। इंडोक्राइन ग्लैंड का क्या काम है? हार्मोन सेक्रीट करना, ठीक है। और जितने सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं ये क्या सेक्रीट करते हैं? एंजाइम, ठीक है। इंडोक्राइन क्या सेक्रीट करेगा? हार्मोन, एक्सोक्राइन एंजाइम, ठीक है। इंडोक्राइन जो ग्लैंड है इसे हिंदी में कहा जाता है अंतःस्रावी। क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। और एक्सोक्राइन को क्या कहते हैं? बाह्य स्रावी कहा जाता है, याद रहेगा। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड अगर पूछे कि इंडोक्राइन है या एक्सोक्राइन है तो क्या कहोगे? हाँ, इंडोक्राइन कैसे होगा? पाचन में हार्मोन का काम होता है क्या? नहीं होता है ना। पाचन में किसका जरूरत है? एंजाइम्स का। तो ऑब्वियसली डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होगा? एक्सोक्राइन होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट यही लिखना, यह एक्सोक्राइन, यह एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, यह एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है। अब समझ जाओगे एक्सोक्राइन देखते ही कि यह किसका सेक्रीशन करेगा? एंजाइम्स का। एक्सोक्राइन का मतलब होता है एंजाइम सेक्रीट करने वाली ग्रंथियां, ठीक है। अब एंजाइम्स अगर आपसे पूछा जाए कि किस पदार्थ का बना हुआ होता है तो एंजाइम किस चीज का बना हुआ होता है? प्रोटीन का, यानी ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ओके। जितने सारे एंजाइम हैं सभी किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन के। क्लियर है? घटना चक्र वाली किताब यदि आप बनाए होंगे तो एंजाइम के बारे में एक और टर्म आता है कि एंजाइम्स को कहा जाता है बायो कैटेलिस्ट। एंजाइम का एक और क्या नाम है? बायो कैटालिस्ट। बायो कैटालिस्ट को हिंदी में कहते हैं जैव उत्प्रेरक। क्या कहेंगे? जैव उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का क्या मतलब होता है? द एलिमेंट या द सबस्टांस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल रिएक्शन। यानी वो पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है या घटा देता है उसको क्या कहा जाता है? कैटलिस्ट कहा जाता है, लेकिन खुद केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, ठीक है। तो एंजाइम्स क्या है? बायो कैटलिस्ट है, जैव उत्प्रेरक है। और एंजाइम्स किसका बना हुआ होता है? प्रोटीन का। किस चीज का बना होता है? प्रोटीन का बना हुआ होता है, याद रहेगा। चलिए अब इसमें पहला ग्लैंड लिखिएगा, हेडिंग बनाइएगा। देखो दो ग्लैंड हम लोग पढ़ चुके हैं। टोटल कितने डाइजेस्टिव ग्लैंड का नाम हमने लिखवाया था? देखो तो कॉपी में 5 लिखवाए थे ना। पहला क्या था उसमें? 5 जो नाम लिखवाए थे उसमें पहला क्या था? हाँ, सैलिवरी ग्लैंड था क्या? हाँ, तो सैलिवरी ग्लैंड तो हम लोग पढ़ चुके हैं। सैलिवरी ग्लैंड पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? बोल नहीं रहे हो यार। कहाँ पढ़े हैं? माउथ में पढ़े हैं ना। पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर, 3 ग्रंथि का नाम लिखवाए थे। दूसरा ग्लैंड कौन सा है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड भी पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़े थे? स्टमक में, ठीक है। तीसरा ग्लैंड कौन सा है? पैनक्रियाज। तो सीधे वही लिखिए, थर्ड सीधे लिखिएगा 3 नंबर में पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इसे हिंदी में कहा जाता है अग्नाशय। अंग्रेजी में पैनक्रियाज, हिंदी में अग्नाशय। इसमें लिखिएगा यह दूसरी बड़ी ग्रंथि है। इट इज सेकेंड स्मॉलेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड।
यह दूसरी बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लीवर, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम पैनक्रियाज। पैनक्रियाज किस रंग का होता है? तो गुलाबी रंग का होता है, पिंक कलर का ये होता है, ठीक है। तो यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज अगर पूछे इंडोक्राइन है कि एक्सोक्राइन है, तो क्या कहोगे? ये ना तो इंडोक्राइन है, नहीं एक्सोक्राइन है। इसको क्या कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड। क्या कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड। तो अगला पॉइंट लिखना, यह मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मिक्स्ड ग्लैंड। यह मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स्ड ग्लैंड है। कैसी ग्रंथि है? मिश्रित, मिक्स्ड ग्लैंड है। अब जैसे ही आपने लिखा कि मिक्स्ड ग्लैंड है, तुरंत समझ जाओगे कि इंडोक्राइन का भी काम करेगा और एक्सोक्राइन का भी, मतलब इंजाइम भी सेक्रीट करेगा और हार्मोन भी सेक्रीट करेगा, तभी ना मिक्स्ड ग्लैंड कहेंगे। तो चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, पैनक्रियाज के द्वारा या इसके द्वारा पैनक्रिएटिक जूस, इसके द्वारा पैनक्रिएटिक जूस स्रावित होता है, जिसके निम्न घटक हैं। इट सेक्रेट पैनक्रिएटिक जूस एंड द कंपोनेंट ऑफ पैनक्रिएटिक जूस आर, इट सेक्रेट पैनक्रिएटिक जूस एंड द कंपोनेंट ऑफ पैनक्रिएटिक जूस आर। ठीक है, क्या सेक्रेट करेगा पैनक्रियाज? पैनक्रिएटिक जूस। ठीक है, अब पैनक्रिएटिक जूस जो है उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो याद रखोगे सबसे पहला क्या पाया जाता है? ट्रिप्सिन। पैनक्रिएटिक जूस में क्या मिलेगा आपको? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या है? इंजाइम है। क्या है? इंजाइम है। पूछे कि ट्रिप्सिन किसका पाचन करेगा, तो याद रखोगे प्रोटीन का। तो लिखोगे यह प्रोटीन का पाचन करता है, यानी ट्रिप्सिन का फंक्शन क्या है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कौन करेगा? ट्रिप्सिन। दूसरा लिखोगे सेकेंड में लाइपेज। दूसरा लिखोगे लाइपेज। इसमें लिखना है यह वसा का पायसीकरण, यह वसा का पायसीकरण, पायसीकरण को अंग्रेजी में कहते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन करता है। इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, वसा का पायसीकरण, पायसीकरण होता है वसा का। तीसरा क्या पाया जाता है? एमाइलेज। थर्ड क्या है? एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज में लिखना यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कौन करेगा? एमाइलेज। और फोर्थ इसमें पाया जाता है न्यूक्लिएज। चौथा कंपोनेंट है इसका न्यूक्लिएज। न्यूक्लिएज, न्यूक्लिएज। न्यूक्लिएज हो गया। न्यूक्लिएज में डैश देकर लिख लेना, यह न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इट्स हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। यह न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है। ठीक है, हाँ, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो खा रहे हो भोजन में, उसका पाचन सेक्रेट नहीं हो रहा है। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट जो आप खा रहे हो वही ना पचाएगा, प्रोटीन है। तो देखो, अगर पूछे आपसे कि पैनक्रियाज पैनक्रिएटिक जूस जो निकाल रहा है, तो पैनक्रिएटिक जूस निकाल रहा है तो इंडोक्राइन के तरह काम कर रहा है कि एक्सोक्राइन की तरह? बोलो, कैसे कर रहा है? एक्सोक्राइन की तरह, क्योंकि पैनक्रिएटिक जूस क्या है? इंजाइम है। तो पैनक्रियाज जब पैनक्रिएटिक जूस निकाल रहा है तो यह एक्सोक्राइन की तरह काम कर रहा है। पैनक्रिएटिक जूस किन किन पदार्थों को मिलाकर के बनता है? तो ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज और न्यूक्लिएज। ट्रिप्सिन किसका पाचन करेगा?
ट्रिप्सिन जो है वो किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का, ठीक है। प्रोटीन जो हम लोग भोजन में लेते हैं उसका पाचन ट्रिप्सिन। लाइपेज किसका पाचन करेगा? फैट का, ठीक है। फैट का क्या करेगा? पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन। जो वसा हम लोग खाते हैं ना, तो वसा मुख्य रूप से 2-3 प्रकार का होता है। जैसे एक नाम आपने सुना होगा वसा का, सेचुरेटेड फैट, सुने हो? सेचुरेटेड फैट, हिंदी में कहते हैं संतृप्त वसा। और एक आपने सुना होगा अनसैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट यानी असंतृप्त वसा, ठीक है। तो वसा क्या होता है? तो अगर किसी फैट को हम लोग रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, रूम टेम्परेचर का मतलब 20 से 24 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर रखते हैं 20 से 24 डिग्री सेल्सियस पर, तो यदि वो लिक्विड स्टेट में है तो उस वसा को क्या कहा जाता है? तेल कहा जाता है, ऑयल। जैसे मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, तो वो क्या है? वसा ही है, लेकिन कमरे के तापमान पर कैसा होता है? लिक्विड। लेकिन घी को यदि इस टेम्परेचर पर आप रखें तो घी क्या हो जाएगा? जम जाएगा। घी क्या हो जाएगा? जम जाएगा। तो घी वगैरह में जनरली कौन सा फैट आपको मिलेगा? सेचुरेटेड। क्या मिलेगा? सेचुरेटेड। डालडा वगैरह में क्या मिलेगा? सेचुरेटेड फैट मिलेगा, ठीक है। तो हम लोगों को भोजन में कौन सा फैट करना लेना चाहिए? अनसेचुरेटेड लेना चाहिए, ताकि उसका इमल्सिफिकेशन क्या होता है? आसान होता है, समझ गए। और सेचुरेटेड का इमल्सिफिकेशन क्या होता है? मुश्किल होता है। तो फैट का इमल्सिफिकेशन करना है तो कौन सा एंजाइम करेगा? लाइपेज करेगा, ठीक है। तीसरा है एमाइलेज। याद रखना फैट का पाचन नहीं होता है, उसका शरीर में रूपांतरण होगा, और वो आपको 17 किलो जूल, 1 ग्राम फैट ऑक्सीडाइज्ड होता है तो आपको कितना एनर्जी देता है? तो 17 किलो जूल एनर्जी 1 ग्राम फैट ऑक्सीडाइज्ड होकर के देता है, ठीक है। तो वो एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर सेचुरेटेड खा लिए तो उसका पायसीकरण मुश्किल होगा और वो बॉडी में क्या होने लगेगा? स्टोर होने लगेगा। जब शरीर में स्टोर होने लगेगा तो कहीं कहीं से फैलना व्यक्ति शुरू हो जाता है। इधर से फेंक देगा अदरक जैसा, फिर इधर से फेंक देगा, पेट निकलने लगेगा। समझ में आ रहा है? भाई सब लटक जाता है, लो लो लो, ये सब बढ़ जाता है। तो वो सब फैट स्टोर होने लगता है। वो सब कौन सा फैट होता है? कौन सा फैट होता है? सैचुरेटेड फैट होता है, ठीक है। तीसरा क्या है? एमाइलेज। तो एमाइलेज किसका पाचन करेगा? कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करेगा? जैसे चावल खा रहे हो तो चावल में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। आलू खा रहे हो, क्या है उसमें? कार्बोहाइड्रेट है। कोई भी बीज वाला सब्जी खा रहे हो, सब में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो उसका पाचन कौन करेगा? एमाइलेज। और न्यूक्लियज किसका पाचन करेगा? न्यूक्लिक एसिड का। तो लास्ट में देखिएगा ASE लगा हुआ है, तो ASE लगा हुआ है तो वो क्या है? एंजाइम होता है, ठीक है। एंजाइम के लगभग एंजाइम के नाम के आगे क्या लगा रहता है? ASE, समझ गया। तो पैनक्रियाज अभी किस तरीके से काम कर रहा है? एक्सोक्राइन के तरह से काम कर रहा है। अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, पैनक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, हिंदी में कहते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। पैनक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती हैं, जिसके निम्न भाग हैं। पहला अल्फा सेल, पहला अल्फा सेल, ठीक है। अब देखो पैनक्रियाज का जो आधा से अधिक हिस्सा होता है वो देखने में कैसा दिखाई देता है? द्वीप के जैसा। द्वीप माने क्या होता है? आइलैंड, ठीक है। आइलैंड देखे हैं सिनेमा में, देखे होइएगा। तो पैनक्रियाज का जो आधा हिस्सा है वो कैसा दिखाई देता है? आइलेट जैसा दिखाई देता है, द्वीप जैसा दिखाई देता है। उस वाले भाग को क्या कहते हैं? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। और उस आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में कई तरीके के सेल पाए जाते हैं, जिसमें एक सेल है कौन सा? अल्फा सेल, ठीक है। तो अल्फा सेल क्या करता है? तो लिखना है यह ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित करता है। इट सेक्रीट ग्लूकागॉन हार्मोन, इट सेक्रीट ग्लूकागॉन हार्मोन, यह ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित करता है, ठीक है। तो ग्लूकागॉन को सेक्रीट कौन करेगा? अल्फा सेल, ठीक है। अगर पूछा जाए कि ग्लूकागॉन का कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, तो क्या बोलोगे? ग्लूकागॉन क्या काम करेगा? तो हम लोगों में के ब्लड के भीतर
ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो पूछा जाए ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कौन सा सेल करेगा, तो पैनक्रियाज का अल्फा सेल। और किसकी सहायता से करेगा, तो ग्लूकागॉन हार्मोन की सहायता से करेगा। ठीक है, पैनक्रियाज का जो दूसरा सेल होता है उसे कहा जाता है बीटा सेल। क्या कहते हैं, बीटा सेल कहा जाता है। इसमें लिखिएगा यह इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है। ठीक है, बीटा सेल कौन सा हार्मोन, इंसुलिन। और इंसुलिन का अगर काम पूछा जाए तो क्या कहोगे, किसे कंट्रोल करेगा, ब्लड शुगर। किसे कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। यानी खून के भीतर शर्करा की मात्रा नहीं बढ़े, इसका नियंत्रण कौन करेगा, इंसुलिन या बीटा सेल करेगा। कौन करेगा, बीटा सेल करेगा। किसकी मात्रा को कंट्रोल, इंसुलिन की। अब मान लो पैनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम हो जाए। अब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि अगर किसी के शरीर में इंसुलिन की मात्रा घट जाए तो उसको कौन सा रोग होगा, तो डायबिटीज। कौन सा बीमारी होता है, डायबिटीज, मधुमेह उसको कहते हैं। तो याद रखना इंसुलिन की कमी से डायबिटीज डिजीज होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये नहीं पूछता है कि किसकी कमी से डायबिटीज होता है, अब प्रश्न में ये पूछता है कि पैनक्रियाज के किस सेल के निष्क्रिय हो जाने के बाद डायबिटीज होगा। तो क्या कहिएगा, बीटा सेल। बीटा सेल निष्क्रिय होगा तो इंसुलिन नहीं बनेगा, इंसुलिन नहीं बनेगा तो डायबिटीज होगा। ठीक है, याद रखना है। चलो आगे लिखना है, किसे कंट्रोल करेगा, ब्लड में शुगर को कंट्रोल करेगा। हाँ, इंसुलिन की कमी से। और तीसरा सेल है गामा सेल। गामा सेल, गामा सेल, गामा सेल क्या करता है, तो इसमें लिखिएगा यह सोमैटो एस्टेरिन हार्मोन स्रावित करता है। यह सोमैटो एस्टेरिन हार्मोन स्रावित करता है। कौन सा हार्मोन निकालेगा, सोमैटो एस्टेरिन। पूछा जाए सोमैटो एस्टेरिन का काम क्या है, क्या काम करेगा सोमैटो एस्टेरिन, तो अल्फा और बीटा के फंक्शन को कंट्रोल। ठीक है, फंक्शन को, अल्फा और बीटा के फंक्शन को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, इट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ अल्फा एंड बीटा सेल। कौन करेगा, सोमैटो एस्टेरिन। ठीक है, नियंत्रित करेगा, बैलेंस कर। किस तरीके से, सोमैटो एस्टेरिन निकाल के। ठीक है, चलिए हो गया। तो पूछे अगर कि बताओ पैनक्रियाज अभी किस रूप में काम कर रहा है, अल्फा बीटा और गामा सेल की के द्वारा यह कैसा काम कर रहा है, इंडोक्राइन की एक्सोक्राइन, बोलो कैसे काम कर रहा है, इंडोक्राइन। तो अभी पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि एक्सोक्राइन की तरह काम कर रहा था, अभी देखा कि कैसे काम कर रहा है, इंडोक्राइन की तरह काम कर रहा है। तो मिक्स्ड ग्लैंड हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, दोनों काम कर रहा है। तो इसलिए मिक्स्ड ग्लैंड है पैनक्रियाज, और सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग बनाना लीवर। अगला हेडिंग बनाइएगा लीवर, लीवर यकृत। ठीक है, यकृत। देखिए पैनक्रियाज के द्वारा प्रचुर मात्रा में इंसुलिन, मतलब इतना इंसुलिन पैनक्रियाज बना करके रखता है कि पूरा जीवन धूमधाम से निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके फंक्शन को डिस्टर्ब कैसे किया जाता है, जब बॉडी के भीतर वसा का संचय अधिक होने लगता है। वसा का संचय ज्यादा होने लगेगा तो पैनक्रियाज के ऊपर अधिक दबाव बनेगा। लीवर के ऊपर जाकर के, जब शरीर में ज्यादा वसा होगा तो वो वसा जाकर के कहाँ जमा होने लगता है, लीवर के ऊपर जमा हो जाता है। नॉर्मली आज के समय में अगर देखा जाए ना तो 70% लोग पॉपुलेशन के जाकर के अगर चेक कराएं तो लगभग लोगों के लीवर पर फैट है। फैटी लीवर की जो समस्या है ना लगभग सभी लोगों को है। तो लीवर के ऊपर जो फैट जमा हो रहा है उसी फैट को काटने में पैनक्रियाज को मेहनत अधिक पड़ने लगता है और इंसुलिन उसका अधिक खर्च होने लगता है। समझ में आ रहा है, नॉर्मल जितना इंसुलिन आपके पूरे जीवन काल के लिए पैनक्रियाज बना चुका है वो खर्च होने लगा कहाँ पर, लीवर के फैट को काटने में। और आप अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड फैट आप खाए जा रहे हैं। सड़क के किनारे जितना भी फास्ट फूड खा रहे हो सब क्या है,
सैचुरेटेड फैट है। एगो तेल को अगर 2-3 बार यूज कर लिया तो उसके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। सैचुरेटेड फैट अगर शरीर में जमा होगा ना तो किसकी मात्रा को बढ़ाना शुरू करता है? कोलेस्ट्रॉल को। ठीक है, किसको बढ़ाएगा? कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना शुरू करेगा। और ये कोलेस्ट्रॉल सबसे अधिक हार्म क्या करेगा? कोलेस्ट्रॉल क्या काम करता है? कोलेस्ट्रॉल कहाँ जाएगा? ब्लड में। और ब्लड को क्या कर देगा? मोटा कर देगा। खून को क्या करेगा? मोटा। खून में कोलेस्ट्रॉल जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल मोटा होगा, अब ब्लड मोटा होगा। अब ब्लड मोटा होगा तो हृदय के वाल्व से वो ब्लड फ्लो नहीं करेगा। हम लोग हृदय में जो 4 वाल्व हैं उससे ब्लड फ्लो होगा ही नहीं। तो जब ब्लड फ्लो नहीं होगा तो हार्ट अटैक आएगा। ठीक है, तो जिसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल अधिक होता है ब्लड के भीतर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, उसी को खतरा होता है सबसे ज्यादा हार्ट अटैक का। तो फैट, सैचुरेटेड फैट बहुत अधिक खतरनाक होता है। घर और में एक बार तेल का यूज हुआ, 2 बार तेल का यूज हुआ, उसको क्या किया जाता है? फेंक दिया जाता है, हटा दिया जाता है। और सड़क के किनारे जो सब बेचता है वो क्या करता है? सुबह में वहीं में पूड़ी छाना, शाम में लिट्टी छानेगा, उसी में समोसा छानेगा। बच गया तो टीना में भर के ले जाएगा, अगला दिन ले आकर के फिर से उसमें दोबारा यूज करेगा। उस बच गया तो घरे लेके जाएगा, फिर अगला दिन उसी में छानेगा। वो सब फेंकता थोड़ी, वो सबका तेल एकदम काला हो जाता है, लगभग नहीं करेगा तेल है कि मोबिल है, पता नहीं चलता है। लगता है जरल मोबिल में उछान के खिला रहा है। अब उतना गंदा तेल खा रहे हो तो सब क्या जमा करेगा? अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन अभी हम लोगों के जनरेशन में अगर देखा है तो 40 साल जाने के बाद पता नहीं शरीर काम करेगा कि नहीं करेगा, हम लोग का नहीं पता है। ठीक है, रिटायरमेंट जॉब में कितने साल पर मिलता है? 60 साल में। हम लोगों की जो अवस्था है, जितना हम लोगों का खान पान अनियमित है, 40 साल के बाद सही तरीके से अपने सहारे चल फिर लें, जा करके नौकरी 7-8 घंटे की हो जाए, ये बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए फिटनेस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। फिटनेस पर ध्यान देना बहुत अधिक क्या है? इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। इसलिए शारीरिक कसरत जरूरी है। मेंटल फिटनेस कब आएगा? फिजिकल फिटनेस से। जब तक फिजिकली फिट नहीं रहोगे मेंटली फिट नहीं रह सकते हो। इसलिए प्रत्येक दिन कम से कम आधे घंटे क्या करो? फिजिकल फिटनेस पर जरूर देना चाहिए। एक हिस्ट्री के बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं अवध ओझा सर, उनका एक हम वीडियो देख रहे थे। उस वीडियो में वो बता रहे थे कि स्टूडेंट को 3 जगह जरूर जाना चाहिए। पहला उन्होंने कहा जिम, दूसरा कहा लाइब्रेरी और तीसरा कहा मंदिर। जिम, लाइब्रेरी, मंदिर। क्या ये 3 जगह तुम जाना शुरू कर दो, फिर चौथा जगह तुम्हारे पास आ जाएगा, फिर तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिम मतलब जिम ही जाना नहीं है। जिम का मतलब क्या है? शरीर पर आधा घंटा 1 घंटा देना। लाइब्रेरी का क्या मतलब है? 8 घंटे स्टडी। और मंदिर का जाने का मतलब क्या है? पॉजिटिव थॉट्स दिमाग में रहें, सकारात्मक विचार से जुड़े हुए रहें। अभी के समय सकारात्मक विचार मिलता है? बगल में रूममेट बैठा हुआ है, वो कौन कौन विचार डालता है बोलने का जरूरी नहीं है। वो सब इतना प्रकार का विचार। हॉस्टलों में दीदी लोग मिलती हैं, सुपर सीनियर सिटीजन दीदी लोग हैं, 8 साल से हॉस्टले में वो लोग हॉस्टल का खाना खा रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे जीव जंतु मिलते हैं, उन लोग वो सब दिमाग में इतना निगेटिव थॉट्स वो सब डालता है ना, तो उस सबसे कैसे वो सब थॉट्स निकलेगा कैसे? जैसे शरीर साफ करना है तो नहा लेते हैं, साबुन डिटर्जेंट ये सब लगा कपड़ा उपड़ा धो लिया। मन को साफ करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? मंदिर जाओ। ठीक है, तो जिम, लाइब्रेरी और मंदिर, ये 3 जगह जाना चाहिए। इसलिए आधा घंटा सुबह में जा करके फिजिकल फिटनेस पर ध्यान इंपॉर्टेंट है। हाँ? हम तो डेली जाते हैं, जिम नहीं जाते हैं, योगा क्लास जाते हैं। ठीक है, जिम बड़ा मुश्किल चीज़ है, वो हमसे नहीं होता, डंबल उम्बल उठाना थोड़ा सा टफ है। चलो, लीवर, इसलिए लीवर के ऊपर फैट जमा होगा, कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ेगा। इसलिए सैचुरेटेड फैट खाना एकदम कम से कम। अभी नहीं बाबा हो जाओ, लेकिन प्रयास करो महीना में 1 आध बार खा लिए वो ठीक है। महीना में, यहाँ तो डेली खा रहे हो। हाँ, उसको महीना में 1-2 बार कर दो। चलो, और अगर खा लिए किसी दिन, मान लो अगर किसी दिन खा लिए, ठीक है, उस दिन क्या करो? कम से कम 1 घंटा वर्कआउट करो। समझ में आ रहा है? जो खा लिए हो ना, उसको गलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 घंटा वर्कआउट करना पड़ेगा, उसके बाद खाना ही छोड़ दोगे। चलो, इसमें लिखो, लीवर में लिखिएगा, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। हो गया? ब्रैकेट में लिख लेना 1.5 kg। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 1.5 kg। लगभग इसका वजन कितना होता है? 1.5 किलोग्राम। ठीक है, 1.5 किलोग्राम का ये होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा,
इट सेक्रीट बाइल जूस, यह बाइल जूस स्रावित करता है। इट सेक्रीट बाइल जूस, यह बाइल BILE बाइल जूस स्रावित करता है। हैं? बोर्ड पर लिख दीजिए, बोल तो रहे लिखिए। बाइल, बाइल का मतलब पित्त रस लिख लो, हिंदी में कहते हैं पित्त रस। यह बाइल जूस स्रावित करता है। इसीलिए हम कहते हैं हिंदी आता नहीं है, अंग्रेजी बुझाता नहीं है। कैसे काम चलेगा? ठीक है, बोले यह क्या सेक्रेट करता है? बाइल जूस, यह बाइल जूस स्रावित करता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा। यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य, यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। अगला पॉइंट लिखिएगा, इट हेल्प्स इन डिकम्पोजिशन ऑफ आरबीसी, इट हेल्प्स इन डिकम्पोजिशन ऑफ आरबीसी, यह आरबीसी के विघटन का कार्य करता है। यह आरबीसी के विघटन का कार्य करता है। आरबीसी के विघटन का कार्य करता है। हो गया। देखो, लीवर में पहला पॉइंट लिखे हो, आपकी लार्जेस्ट ग्लैंड है, वजन लगभग इसका 1.5 किलोग्राम है। कौन सा जूस बनाएगा? बाइल जूस। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? पित्त रस। अगर थोड़ा सा आपका मेमोरी ठीक ठाक होगा तो पिछले क्लास में हमने बताया था कि छोटी आंत का पहला भाग क्या होता है? ड्यूडेनम। बताए थे ना, छोटी आंत का पहला भाग ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में कौन सा भोजन आता है? काइम। क्या आता है? काइम। और ड्यूडेनम में आकर के किस में बदल जाता है? काइल में बदल जाता है। तो काइल में कैसे बदलता है? जब यही बाइल जूस जाकर के काइम ड्यूडेनम में गिरता है तभी ना बदलता है। तो भोजन की अम्लीय अवस्था काइम का काइल में बदलने का काम कौन करता है? बाइल जूस करता है। और ये बाइल जूस कौन बना रहा है? लीवर बना रहा है। ठीक है, तो लीवर बनाता है बाइल जूस और इसे स्टोर कहां पर कर देता है? गॉल ब्लैडर में। कहां करता है? गॉल ब्लैडर में। याद रखना है, बाइल कहां जमा रहता है हम लोगों के बॉडी के में? तो गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर को हिंदी में कहा जाता है पित्ताशय। पित्ताशय। और बाइल जूस को क्या कहते हैं? पित्त रस। पित्त रस। तो पित्त रस बनाएगा लीवर और पित्त रस जमा कहां रहेगा? पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में। और कई बार लीवर का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। लीवर में फैट अधिक जमा हो गया या फिर आप कुछ वैसा चीज खा ले रहे हो जो आपका बॉडी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो लीवर क्या करता है? बहुत अधिक बाइल जूस को बनाना शुरू कर देता है और बाइल जूस जा करके जमा होते रहता है गॉल ब्लैडर में और गॉल ब्लैडर से वो ओवरफ्लो होने लगता है। तो जब ओवरफ्लो होने लगता है तो इसी बाइल जूस को वहां पर कहते हैं हम लोग बिलरुबिन। क्या कहते हैं? बिलरुबिन। ठीक है, और एक्स्ट्रा बिलरुबिन अगर किसी के बॉडी में बनना शुरू हो जाता है तो उसको कौन सा रोग हो जाता है? जॉन्डिस। कौन सा रोग हो जाता है? जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया। मतलब बाइल जूस बनना खूब सारा बन रहा है, पित्ताशय में गया और पित्ताशय से ओवरफ्लो होने लगा। ठीक है, तो बिलरुबिन ओवरफ्लो जब होने लगा तो जाकर के कहाँ मिलेगा? ब्लड में। अब ब्लड में मिलेगा तो ब्लड में रेड कंपोनेंट कौन सा है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन डेड होना शुरू हो जाएगा और बाइल जूस ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो शरीर का रंग कैसा होने लगेगा? पीला होने लगेगा। त्वचा पीला हो जाएगा, आंख का स्कैलरा पीला हो जाएगा, नेल्स पीला हो जाएगा, यूरिन के कलर को पीला कर देगा। उसी बीमारी को क्या कहा जाता है? जॉन्डिस। तो जॉन्डिस में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? लीवर। या फिर हिपेटाइटिस में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? लीवर। जॉन्डिस या हिपेटाइटिस दोनों में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होगा? लीवर प्रभावित होगा। ठीक है, ओके। हाँ, पीलिया रोग कहा जाता है इसको। चलो, तीसरा हो गया, तीसरा चौथा हो गया, पांचवा लिख लेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड। पांचवा लिखेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इसे हिंदी में कहा जाता है आंत्र ग्रंथि। आंत्र ग्रंथि, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। आंत्र ग्रंथि, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इसमें डैश देकर के लिखिएगा। यह छोटी आंत में, छोटी आंत में, छोटी आंत में माइक्रोविलाई,
छोटी आंत में माइक्रो, MICRO, माइक्रो भिलाई, VILLI, यह छोटी आंत में माइक्रो भिलाई हो गया के बीच पाया जाता है। यह छोटी आंत में माइक्रो विलाई के बीच पाया जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह सक्कस इंटेरिकस, यह सक्कस इंटेरिकस रस स्रावित करता है। रस माने जूस। यह सक्कस इंटेरिकस रस स्रावित करता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह पचे हुए भोजन का स्वांगीकरण, स्वांगीकरण को अंग्रेजी में कहा जाता है एसिमिलेशन। पचे हुए भोजन का स्वांगीकरण, एसिमिलेशन स्वांगीकरण करता है। पचे हुए भोजन का एसिमिलेशन स्वांगीकरण करता है। देखिए होता क्या है, ये हम लोगों का मान लो ईसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट भाग क्या कहलाता है? सबसे बड़ा भाग इलियम, याद है? सबसे पहला भाग क्या था? ड्यूडेनम, बीच वाला जेजुनम, तीसरा इलियम, ये सबसे लंबा भाग था। इसी इलियम में आपको हमने क्या बताया था? छोटा छोटा क्या होता है? माइक्रोविलाई। ये माइक्रोविलाई पचे हुए भोजन से किसे एब्जॉर्ब कर लेता है? ग्लूकोज को, और ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके कहाँ मिला देता है? ब्लड में, और ब्लड उस ग्लूकोज को कहाँ पहुंचा देता है? बॉडी के सेल में। तो यहाँ जो ये आप माइक्रोविलाई देख रहे हो, माइक्रोविलाई, इसी माइक्रोविलाई के बीच में देख रहे हो गैप है, रिक्त स्थान है कि नहीं है? तो जो रिक्त स्थान है, गैप है, यहीं पर पाया जाता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है? समझ में आया? इट इज लोकेटेड बिटवीन द स्पेस ऑफ माइक्रोविलाई विद इन ए स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सा जूस बनाएगा? सक्कस इंटेरिकस। सक्कस इंटेरिकस का काम क्या है? कुछ भी आप खाओगे, आपका बॉडी उसे किस रूप में एब्जॉर्ब करेगा? ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज से एनर्जी तैयार करना, ये ग्लूकोज जो है इससे एनर्जी तैयार करना है। एनर्जी का क्या मतलब है? एटीपी, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ग्लूकोज से एनर्जी तैयार करना मतलब एटीपी तैयार करना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, ठीक है। तो फूड के एसिमिलेशन में मदद कौन सा एंजाइम करेगा? सक्कस इंटेरिकस करेगा, ठीक है, जिसे सेक्रेट कौन करेगा? इंटेस्टाइनल ग्लैंड, आंत्र ग्रंथि करेगी। कोई दिक्कत तो बोलिए। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग में छोटा सा बना लो, श्वसन, मानव श्वसन तंत्र। हेडिंग बना लेना, मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो अगर पूछा जाए आपसे कि श्वसन क्या है, श्वसन, तो यह एक केटाबॉलिक प्रक्रिया है जिसमें कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण मीन्स ऑक्सीडेशन
होता है तथा बाई प्रोडक्ट के रूप में एटीपी, CO2 तथा H2O की प्राप्ति होती है। लिख लिया? हो गया?
इसको देखिए फटाफट। देखिए क्या लिखा है श्वसन में। श्वसन में पहला पॉइंट लिखा हुआ है, श्वसन किस तरीके की प्रक्रिया है? केटाबॉलिक। ठीक है, केटाबॉलिक का क्या मतलब है इसको समझिएगा। हम लोगों के शरीर में जितनी सारी प्रक्रियाएं होती हैं उन सबको क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को हिंदी में कहा जाता है उपापचयी क्रिया। ठीक है, उपापचयी क्रिया, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है, एक होता है जिसे कहते हैं एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है उसे कहते हैं केटाबॉलिज्म। केटाबॉलिज्म जैसे केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन आप पढ़े होंगे कि जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसे दो भागों में बांटा गया जाता है। एक को हम लोग कहते हैं इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक हिंदी में इसको कहा जाता है ऊष्मा शोषी, और एक होता है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक इसे कहा जाता है ऊष्मा छेपी। ठीक है, तो केमिस्ट्री में पढ़े होगे तो दो प्रकार का केमिकल रिएक्शन, इंडोथर्मिक पढ़े होगे और एक्सोथर्मिक पढ़े होगे ना। तो इंडोथर्मिक किसे कहा जाता है? इंडोथर्मिक किसे कहा जाता है? वैसा केमिकल रिएक्शन जिसको होने के बाद एनर्जी क्या हो? खर्च हो जाए। ठीक है, मतलब रिएक्शन करवाने में एनर्जी क्या हो? खर्च हो, उसको क्या कहा जाता है? इंडोथर्मिक। ठीक है, अब जैसे हम एक क्वेश्चन पूछे आपसे कि बताओ इलेक्ट्रोलाइसिस जो है, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब विद्युत अपघटन इसे हिंदी में कहा जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? इंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? तो क्या कहोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस किस में आ जाएगा? इंडोथर्मिक में। कैसे इंडोथर्मिक में आएगा? इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या किया जाता है? एक बीकर लिए, बीकर को किससे भर दिया? पानी से। किससे भर दिए? पानी से। और हमने आपसे कहा कि पानी का मतलब H2O है, तो H2O में से आप H को और O को अलग कर दो, सेपरेट करो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी से क्या कर दो? अलग कर दो। तो अलग करने के लिए कौन सा प्रोसेस अपनाओगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या करोगे इसमें? दो इलेक्ट्रोड लगा दोगे इस पानी के बीकर के अंदर। एक इलेक्ट्रोड किसे कहा जाता है? जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ठीक है, जैसे लोहा का छड़ इलेक्ट्रोड है। ठीक है, जिससे भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगा इलेक्ट्रोड। तो दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिए, एक को बैटरी के निगेटिव से। तो जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़े हो इसको कौन सा रॉड कहोगे? एनोड। क्या कहोगे? एनोड। और जिससे निगेटिव से जोड़े हो इसे क्या कहोगे? कैथोड कहोगे ना। एक एनोड हो गया, एक क्या हो गया? कैथोड। अब ध्यान से समझना, यहां पर अगर H2O है तो हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज होता है? प्लस। ऑक्सीजन पर कैसा होता है? माइनस। ऑपोजिट चार्ज है तभी ना जुड़ा हुआ है, सेम चार्ज होता तो रिपल्सन हो जाता। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस पानी के बीकर के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी भेजेंगे। तो जब पानी के बीकर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाएगा तो हाइड्रोजन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसे अट्रैक्ट कौन कर लेगा? कैथोड। ऑक्सीजन को कौन खींच लेगा? एनोड। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गया? अलग। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। 10वां क्लास में प्रैक्टिकल करना था। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो पूछेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? तो क्या कहोगे? इंडोथर्मिक है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड हियर। बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये केमिकल रिएक्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो जहां पर भी ऊर्जा खर्च हो वो क्या कहलाएगा? इंडोथर्मिक। आपसे पूछे कि बताओ बाबू इवोपोरेशन, इवोपोरेशन का मतलब क्या? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, पूछे इवोपोरेशन इंडोथर्मिक की एक्सोथर्मिक, तो क्या कहोगे? तुरंत कहोगे इंडोथर्मिक। कैसे इंडोथर्मिक है? बिना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के इवोपोरेशन होगा? बिना हीट का होगा? नहीं होगा। तो जहां कहीं भी एनर्जी लगे इंडोथर्मिक, जहां से एनर्जी रिलीज हो क्या कहलाएगा? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का क्या मतलब है? पानी है, पानी के अंदर आपने क्या डाल दिया? कैल्शियम ऑक्साइड, लाइमस्टोन, चूना पत्थर। तो जैसे ही पानी के अंदर चूना पत्थर डालोगे क्या होगा? हीट निकलना शुरू, और कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। इसमें एनर्जी लगा कि एनर्जी बाहर निकला? बाहर निकला। तो ये क्या कहलाएगा? इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? समझ में आया? तो जैसे केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन होता है वैसे ही हम लोगों के शरीर के भीतर जो केमिकल रिएक्शन होता है उसे क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जितने भी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं मनुष्य के शरीर के भीतर हो रही हैं सब मेटाबॉलिज्म है। जैसे भोजन का पाचन मेटाबॉलिज्म है, श्वसन मेटाबॉलिज्म है, रक्त का परिसंचरण मेटाबॉलिज्म, सब रासायनिक अभिक्रिया है, सब क्या है? मेटाबॉलिज्म है। केमिस्ट्री में रिएक्शन कहते हैं, बायोलॉजी में मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उपापचयी क्रिया कहते हैं। केमिस्ट्री में जिसे इंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, बायोलॉजी में उसे क्या कहा जाता है? एनाबॉलिज्म।
मतलब अगर हम लोगों के शरीर के भीतर कोई ऐसा काम हो रहा है जिसको होने में आपके शरीर के भीतर पहले से उपलब्ध एटीपी खर्च हो, उसको क्या कहोगे? एनाबॉलिज्म। आपके शरीर में जो ऊर्जा है वो किस रूप में है? एटीपी। और जो काम करवाने में एटीपी खर्च हो रहा है तो रिएक्शन क्या कहलाएगा? एनाबॉलिज्म। अच्छा, भोजन के पाचन से ऊर्जा मिलती है कि ऊर्जा खर्च होती है? भोजन को पचाने में ऊर्जा मिलती है, खर्च होती है? खर्च होती है। खूब सारा खाना खा लो, देखो नींद आने लगेगा। शरीर का सब एटीपी कहाँ काम कर रहा है? भोजन को पचाने में लग गया। समझ में आ रहा है? तो पाचन में ऊर्जा मिलती नहीं है। ऊर्जा कहाँ मिलती है? श्वसन में। रेस्पिरेशन में क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। तो भोजन का पाचन, समझ में आ रहा है? केटाबॉलिज्म अभिक्रिया, देखो रेस्पिरेशन मैंने क्या लिखा है, यह कैसी प्रक्रिया है? केटाबॉलिज्म। केटाबॉलिक प्रक्रिया का मतलब क्या है? आपके सेल, ये मान लो आपका बॉडी का सेल है, इसमें क्या जमा है? ग्लूकोज। यह ग्लूकोज के पास जब आप ऑक्सीजन भेजोगे, कैसे भेजोगे बताएंगे। ग्लूकोज के पास जब ऑक्सीजन भेजोगे तो ये ग्लूकोज क्या हो जाएगा? ऑक्सीकृत, लिखा हुआ है ना, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी पदार्थ का जलना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो आपके शरीर के कोशिका में, सेल के भीतर जो ग्लूकोज जमा है, ग्लूकोज कोशिका में कहां से गया है? कौन भेजा है? माइक्रोविलाई। बोले थे ना, माइक्रोविलाई ग्लूकोज के एब्जॉर्ब किया, ब्लड में मिलाया, ब्लड कहां भेज दिया? सेल में। तो आपके सेल में क्या चला गया है? ग्लूकोज। और जब आप श्वसन करोगे तो श्वसन के माध्यम से आप अपने कोशिका में क्या भेजोगे? ऑक्सीजन। तो ये ग्लूकोज उस ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज्ड, जल जाएगा। और जब जल जाएगा तो आपको कौन कौन से पदार्थ निकलेंगे वहां पर? एटीपी, जो आपकी कोशिकीय ईंधन है। इसको क्या कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन कहा जाता है इसे। सेलुलर फ्यूल किसे कहा जाता है? एटीपी को कहा जाता है। कोशिकीय ईंधन है ये। और क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। सांस छोड़ोगे तो क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और शरीर की कोशिका में और क्या बनेगा? पानी, जल बनेगा। ठीक है, तो श्वसन क्या है समझ में आया? श्वसन क्या है कि आपकी कोशिका में जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में जले, ऑक्सीकृत हो, और ऑक्सीकृत होकर के आपको ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की प्राप्ति कराए। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? श्वसन। ठीक है, समझ गए? अगला पॉइंट लिखिएगा। श्वसन के दो प्रकार हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन के दो प्रकार हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन के दो प्रकार हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। पहला लिखिएगा वायवीय श्वसन, इसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इसमें लिखिएगा, इसमें जीव ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसमें जीव माने ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल, इसमें जीव ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करता है। हो गया। अगला पॉइंट, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। उदाहरण में लिख लीजिएगा, पादप तथा जंतु, प्लांट एंड एनिमल। पादप तथा जंतु, प्लांट्स एंड एनिमल्स। हो गया। दूसरा लिखिएगा, वायवीय के बाद अवायवीय श्वसन। दूसरा लिखिएगा अवायवीय श्वसन, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है एन एरोबिक, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन। इसमें डैश देकर के लिखिएगा, यह निम्न वर्गीय जीवों में होता है। निम्न वर्गीय मतलब लोअर ऑर्गेनिज्म।
यह निम्न वर्गीय जीवों में होता है जिसमें दो एटीपी बनता है, 2 एटीपी, 2 एटीपी बनता है तथा ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण, पार्शियली ऑक्सीडेशन, आंशिक ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण, पार्शियली ऑक्सीडेशन होता है। उदाहरण में लिख लीजिएगा, ईस्ट, ईस्ट, YEAST, ईस्ट, YEAST, ईस्ट। हिंदी में इसको कहा जाता है खमीर, खमीर, खमीर कहा जाता है इसे हिंदी में। कॉमा, मिथेनोजेन बैक्टीरिया, अगला एग्जांपल लिख लो, मिथेनोजेन बैक्टीरिया, मिथेनोजेन बैक्टीरिया हो गया, इत्यादि। समझ गए? तो वायवीय श्वसन का क्या मतलब है? कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन के प्रेजेंस में श्वसन करेगा, वो क्या होगा? वायवीय। वायवीय जो होता है ना, ये किस में होता है? हायर ऑर्गेनिज्म में। हायर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या? जो मल्टी सेलुलर हैं। जैसे हम लोगों में अवायवीय अगर होगा तो एनर्जी मिलेगा? नहीं मिलेगा। 2 एटीपी से काम चलेगा हम लोगों का? हम लोग कितना एटीपी चाहिए? 38 एटीपी चाहिए। तो जो छोटे निम्न वर्गीय जीव हैं वो अवायवीय करते हैं, जो बड़े जीव हैं वायवीय करते हैं। जो वायवीय करेंगे ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, जो अवायवीय करेंगे ग्लूकोज का पार्शियली ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अभी इतना ही, फिर इसके आगे नेक्स्ट डे और क्वेश्चन बैंक बना लीजिएगा। ठीक है, डाइजेशन चैप्टर से और न्यूट्रिशन चैप्टर से, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी से जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक है उसको पूरा बना लीजिएगा, चाहे लूसेंट का हो, चाहे घटना चक्र में है, चैप्टर वाइज है, लूसेंट में भी चैप्टर वाइज है। ठीक है, उसमें देखिएगा ना, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होगा चैप्टर।